लेक्चर नंबर 2। चलिए स्टार्ट। एसिड बनाने के मेथड ऑफ प्रिपरेशन, ज्यादातर मेथड ऑफ प्रिपरेशन हो गए थे, एरोमेटिक बनाने के रह गए थे, तो एरोमेटिक एसिड्स बनाने के मेथड देख लीजिए। एक ही मेथड है, क्या बनाना है हमको? एरोमेटिक एसिड फॉर्मेशन। एल्काइल बेंजीन से बनाएंगे इसको, फ्रॉम एल्काइल बेंजीन एसिड बनाना है एल्काइल बेंजीन से। जैसे मान लीजिए हमने ले लिया टोलुइन और इसकी रिएक्शन करा दीजिए KMnO4 OH मीडियम H प्लस H2SO4 भी लगा दिया, तो ये क्या होता है? एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा, और वो भी कौन से एसिड में? बेंजोइक एसिड। इसका कन्वर्जन सीधे सीधे किस में हो जाएगा? बेंजोइक एसिड में। तो टोलुइन से हमने क्या बना लिया? बेंजोइक एसिड। प्रोसेस क्या करवाया? ऑक्सीडेशन बाय KMnO4। प्रोसेस क्या था? ऑक्सीडेशन बाय KMnO। देख चुके हैं हम लोग ये ऑक्सीडेशन। इसके बाद मान लीजिए आप टोलुइन लेते हैं और रिएक्शन करा दीजिए K2Cr2O7 के एसिडिक मीडियम से, K2OCr2O7 प्लस H2SO4 इससे। ठीक है, तो इससे भी साइड चेन कितनी भी लंबी हो वो बेंजोइक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगी। जैसे मान लो यहाँ टोलुइन नहीं है, इथाइल बेंजीन है, CH2CH3 है, मान लीजिए इथाइल बेंजीन है, तो वो भी किस में कन्वर्ट हो जाएगा? सीधे सीधे COOH में। साइड चेन कन्वर्टेड इनटू COOH। इथाइल बेंजीन से भी हमने क्या बना लिया? बेंजोइक एसिड बना लिया, लेकिन हमारे पास रिएजेंट कौन सा था? पोटेशियम डाइक्रोमेट इन प्रेजेंस ऑफ एसिड H2SO4 के प्रेजेंस। दो मेथड ये नोट कर लीजिए। अगर मान लो 2 से ज्यादा है, इस तरीके का केस देखने को मिल रहा है हमको। सपोज 2 जगह CH3 लगा हुआ है और यही रिएजेंट हम यूज कर रहे हैं, तो दोनों जगह का जो CH3 होगा वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा COOH में। दोनों जगह का CH3 किस में ऑक्सीडाइज हो जाएगा? COOH। ऑर्थो पोजीशन पे अगर आपका 2 COH होते हैं तो इसको बोलते हैं थैलिक एसिड। P से लिखते हैं, P साइलेंट होता है। कंपाउंड क्या बनता है अपना? थैलिक एसिड। अगर मान लो यहाँ पे आपने लगा दिया, सपोज तीसरा केस है, पहला ये था ऑक्सीडेशन में, दूसरा ये ले लिया था, तीसरा ये, दो मिथाइल लगा दिए थे। इसी में अगर चौथा केस ले लें हम लोग, इसमें एक KMnO4 KOH ले लिया, हीट कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे चेन जो लगी हुई है वो 3 डिग्री है, इस तरीके की चेन। KMnO4 OH मीडियम, हीट कर रहे हैं, H2SO4 एसिड भी ले लिया, तो यहाँ पे कोई रिएक्शन नहीं होता। 3 डिग्री की अगर ये वाली चेन है तो ये रिएक्शन ठीक है। ये रिएक्शन यहाँ पे क्यों नहीं हुआ, इसका रीजन क्या है?
रीजन अगर समझे हम लोग, तो ये जो कार्बन होता है जो बेंजीन रिंग से जुड़ा हुआ होता है, इसको हम बोलते हैं बेंजाइलिक कार्बन। बेंजीन रिंग पे जस्ट जो कार्बन अटैच होगा उसको बोलते हैं बेंजाइलिक कार्बन। और ये जो ऑक्सीडेशन वाले KMnO4 वाले रिएक्शन होते हैं, ऑक्सीडेशन वाले, वो बेंजाइलिक हाइड्रोजन के होते हैं। मतलब वहां पे क्या होना चाहिए, हाइड्रोजन जरूर होना चाहिए। अगर हाइड्रोजन नहीं है तो ये ऑक्सीडेशन प्रोसेस नहीं होगा। तो ये वाले केस में हमने क्या देखा, यहाँ पे बेंजाइलिक कार्बन तो है पर इस कार्बन पे कोई हाइड्रोजन है, नो बेंजाइलिक हाइड्रोजन। और अगर हाइड्रोजन नहीं होगा बेंजाइलिक तो ये रिएक्शन नहीं होगा। ये हो गए हमारे सारे कार्बोक्सिलिक एसिड के मेथड ऑफ प्रिपरेशन। अब क्या करें हम लोग, प्रॉपर्टीज पे। प्रॉपर्टीज में अगर बात करें तो पहली बात है, सबसे पहली बात है कि C1 से अगर C4 तक हम जाते हैं, मतलब ऐसा एसिड जिसमें 1 to 4 कार्बन है, 1 वाला फॉर्मिक एसिड, 2 वाला एसिटिक एसिड, 3 वाला अगर बोलो तो कौन सा है, प्रोपियोनिक एसिड, और 4 वाला कौन सा था, कल कार्बन 4 का कौन सा एसिड बताया था, C4 अगर है तो कौन सा एसिड है, हाँ ब्यूटारिक एसिड। फिर 5 वाला क्या था, बिना देखे बताइए ऐसे कैसे, 5 वाला वैलेरिक था। फिर 6 वाला कैप्रोनिक है ना, 1 to 5 6 तक तो याद ही रखो। अगर इन लोअर की बात करो, लोअर एसिड्स की बात करो, वो भी एलिफेटिक की बात करो अगर, तो ये जो होते हैं ये हाईली सॉल्युबल इन वाटर, पानी में डिसॉल्व हो जाते हैं। पानी में क्या हो जाते हैं, डिसॉल्व हो जाते हैं, सॉल्युबिलिटी होती है इनकी। लेकिन अगर बात करो इससे बड़े C5 एंड अबव की बात करो, तो इसमें क्या होगा, कार्बन की चेन बहुत बड़ी हो जाएगी ना, एल्काइल बहुत बड़ा हो जाएगा, एल्काइल ग्रुप बल्की हो जाता है, बड़ा हो जाता है। तो बल्की ग्रुप के हिसाब से अगर ग्रुप बल्की हो जाता है, कार्बन चेन बड़ी हो जाती है, तो पानी में सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगी। तो यहाँ पे सॉल्युबिलिटी क्या होगी, लेस सॉल्युबिलिटी इन, देखो जैसे मान लो कि ये 1 2 3 ये 3 कार्बन का एसिड, ठीक। तो एसिड में क्या होगा, एक कार्बन चेन होगी, ये माइनस चार्ज वाली चीज, और ये H+, ये पार्ट होंगे आपके, ये कार्बन चेन वाला पार्ट हो गया, एक माइनस पार्ट, एक हो गया H पार्ट, तो H+ हो गया। अगर ये पानी में डिसॉल्व हो रहा है, इसका क्या मतलब है कि ये जो पार्ट है ये, और ये जो पार्ट है, इसको पानी के मॉलिक्यूल आकर के क्या कर रहे हैं, डिसॉल्व होने का क्या मतलब है, पानी इसके साथ आके एसोसिएट हो जाता है। तो एसोसिएट कैसे होगा, इसका जो माइनस पार्ट है इसके पास पानी का कौन सा पार्ट आ जाएगा, पॉजिटिव पार्ट। H पे पॉजिटिव होता है क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, O पे माइनस होता है। तो इस माइनस वाले पार्ट को चारों तरफ से इस तरीके से पानी घेर लेगा। और अगर H+ की बात करो तो H+ के चारों तरफ O- वाला पार्ट आ जाएगा, इसी को बोलते हैं सॉल्युबिलिटी। इस तरीके से यहाँ पे क्या बनेगा, एसोसिएशन बनेगा, तो सेपरेशन होगा और पानी इसके साथ एसोसिएट होगा, हाइड्रेशन हो गया, हाइड्रेट हो गया यानी सॉल्युबल हो गया। लेकिन धीरे धीरे ये देखा गया कि कार्बन 4 तक तो ये प्रोसेस अच्छे तरीके से हो रहा है, सॉल्युबल हो रहा है, मतलब प्लस माइनस अलग हो रहे हैं,
वाटर के साथ एसोसिएशन बन रहा है। लेकिन जैसे ही कार्बन का नंबर 5 होता है या अबव होता है, तो ये जो कार्बन की चेन होती है ना, ये इतनी बड़ी हो जाती है कि वाटर मॉलिक्यूल इनके बीच में आकर के इस तरीके का डिसोसिएशन नहीं करवा पाता और अपना एसोसिएशन इनके साथ उतना अच्छा नहीं बना पाता। तो अगर पानी आके इसके साथ एसोसिएशन नहीं बना पाएगा तो सॉल्युबिलिटी ऑब्वियस सी बात है क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। कोई भी चीज पानी में डिसॉल्व है तो या तो वो पानी के साथ कोई नया बॉन्ड बना रही है, या पानी के आयंस उसके बीच में घुस के उसको ब्रेक कर रहे हैं, डिसोसिएट कर रहे हैं, तो वो डिसॉल्व हो जाएगी, है ना। तो ऐसा देखा गया कि जब 4 तक तो डिसॉल्व होता है, कार्बन 4 तक है तो डिसॉल्व हो रहा है, लेकिन 5 और उससे अबव कर रहे हैं तो कार्बन चेन के बड़े होने की वजह से ये डिसॉल्व होने में दिक्कत आती। ठीक, नोट हो गया ये पॉइंट। एक ही लाइन में लिखना है, ड्यू टू बल्कि ग्रुप C5 एंड अबव आर नॉट सॉल्युबल इन, ये वाले क्या थे, हाईली सॉल्युबल। ऑल कार्बोक्सिलिक एसिड, अगला पॉइंट लिख लो, ऑल कार्बोक्सिलिक एसिड आर सॉल्युबल इन अल्कोहल, ईथर एंड बेंजीन। ऑल कार्बोक्सिलिक एसिड आर सॉल्युबल, सारे के सारे सॉल्युबल इन अल्कोहल, ईथर, बेंजीन। यानी कि तीनों चीजों के साथ क्या हो रहा है, एसोसिएशन बन जा रहा है, तभी तो अल्कोहल के साथ भी डिसॉल्व हो रहा है, ईथर में भी डिसॉल्व हो रहा है और बेंजीन में भी डिसॉल्व हो रहा है। जबकि बेंजीन कैसा सॉल्वेंट है, बेंजीन किस तरीके का सॉल्वेंट है, पोलर होगा या नॉन पोलर, नॉन पोलर है ना, C6H6 CCl4 ये सब नॉन पोलर सॉल्वेंट हो गए, तो इसमें भी डिसॉल्व हो रहे हैं सारे कार्बोक्सिलिक एसिड। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट बन सकता है, सबके लिए दे रखा है। एसिडिक मेल्टिंग पॉइंट की बात कर लेते हैं पहले। मेल्टिंग पॉइंट की अगर बात करें तो मेल्टिंग पॉइंट में बोला गया कि दो तरीके के एसिड हैं, एक है आपका इवन नंबर ऑफ कार्बन, इवन नंबर ऑफ कार्बन, और दूसरा है ऑड नंबर ऑफ कार्बन। एक ऐसा एसिड है जिसमें कैसा है, इवन नंबर ऑफ कार्बन है, और एक ऐसा एसिड है जिसमें कैसा है, ऑड नंबर ऑफ कार्बन। तो क्या बोला गया कि जो इवन नंबर ऑफ कार्बन वाला एसिड है ना, इसका मेल्टिंग पॉइंट हाइयर है, इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या है, हाइयर। इसका क्या रीजन हो सकता है, देखो मेल्टिंग पॉइंट में किस तरीके से सोचते हैं हम लोग, मेल्टिंग पॉइंट में सोचा जाता है कि अगर कोई मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल है, कोई मॉलिक्यूल अगर सिमेट्रिकल है, तो सिमेट्रिकल जो मॉलिक्यूल होता है उसका मेल्टिंग पॉइंट हमेशा हाई होगा, और कहीं पे अगर सिमेट्री नहीं है, मतलब इक्वल पार्ट नहीं है उसमें, अनसिमेट्रिकल है, कहीं पे छोटा मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, कहीं बड़े इथाइल ग्रुप लगे हैं, कहीं प्रोपाइल ब्यूटाइल इस तरीके से लगे हुए, अगर एसिड आपका अनसिमेट्रिकल हो गया या कोई भी मॉलिक्यूल अगर अनसिमेट्रिकल हो गया तो उसको तोड़ना क्या होता है, आसान होता है, यानी कि उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, वो जल्दी से मेल्ट हो जाएगा। सिमेट्री में क्या होता है, मॉलिक्यूल एक दूसरे के साथ अच्छे तरीके से फिक्स होते हैं, सिमेट्री में मॉलिक्यूल एक दूसरे के साथ कैसे फिक्स होंगे, अच्छे तरीके से फिक्स होंगे। सपोज देखो एक एग्जांपल बता रहे हैं, जैसे मान लो कोई एसिड मॉलिक्यूल है, उसका स्ट्रक्चर ऐसा है, सपोज इस तरीके का स्ट्रक्चर है, ठीक, और
उसका उसी का दूसरा मॉलिक्यूल उसका भी ऐसा ही स्ट्रक्चर होगा। तो एक ये कॉमन एग्जांपल है, मतलब ऐसा एसिड में एज्यूम करेंगे अपन। ये देखिए इस तरीके की यहाँ पे लॉकिंग या फिक्सिंग अगर देखो दोनों मॉलिक्यूल की तो अच्छे तरीके से हो रही है, ठीक। अब यही अगर हम बोले कि एक मॉलिक्यूल ऐसा है और एक मॉलिक्यूल ऐसा है, इस तरीके एक मॉलिक्यूल यूं है और दूसरा मॉलिक्यूल कैसा है, ऐसा, 4 फिंगर्स ऐसा, तो क्या होगा यहाँ पे, क्या लॉकिंग इस तरीके की होगी? अगर ये फिक्स भी हो गए तो दो यहाँ पे फ्री है, तो ये अनसिमेट्रिकल चीज भी हो गई। एक एसिड का ये पार्ट इस तरीके का है, एक एसिड का स्ट्रक्चर ऐसा है, तो इसमें लॉकिंग होगी क्या? अच्छी नहीं हो पाएगी, है ना। तो अगर एक ही तरीके का स्ट्रक्चर होता है, सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल होता है, तो वहां पे क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है, क्योंकि पैकिंग अच्छी होती है, मॉलिक्यूल के बीच में पैकिंग अच्छी होती है। लेकिन अगर अनसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है, यहाँ पे सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल को किस टर्म्स में बताया गया? एक में बोला गया कि कार्बन का नंबर क्या है, इवन है, और एक में बोला गया कि जो इवन नंबर ऑफ कार्बन है उससे एक ज्यादा कार्बन बोल दिया गया, तो उससे एक ज्यादा कार्बन तो ऑड नंबर ही मिलेगा। तो ऑड वाले में क्या होगा, मान लीजिए कि अगर उसको आप 20 से डिवाइड करते हो, मान लो 8 वाला है, उसको आप 20 से डिवाइड करते हो, तो आपका 4 के 2 पार्ट बन जाएंगे, है ना, और वो सिमेट्रिकल बनेंगे। और अगर आप एक लेते हो 5 कार्बन का, अगर उसको आप कहीं से डिवाइड करना चाहो, तो उसका स्ट्रक्चर कहीं से भी आपको सिमेट्रिकल टाइप का नहीं मिलता। तो अगर सिमेट्रिकल नहीं मिलेगा, सिमेट्री प्रेजेंट नहीं है, तो वहां पे क्या होगा, मॉलिक्यूल के बीच में फिक्सिंग अच्छी नहीं हो पाएगी। फिक्सिंग नहीं बोलते हैं, पैकिंग बोलते हैं। पैकिंग अगर अच्छी नहीं है तो मॉलिक्यूल का क्या होगा, मतलब सिस्टम का क्या होगा, मेल्टिंग पॉइंट डाउन। इसकी बात जो हम हमेशा करते हैं वो किस में करते हैं, सॉलिड स्टेट में करते हैं। जैसे आपको एक बार बताया था कि अगर सपोज एक आपने बॉक्स ले लिया, उसको आप क्रिस्टल एज्यूम कर रहे हो और उसमें एटम्स जो हैं उनको आपने बॉल एज्यूम कर लिया। अब मान लीजिए कि एक इतना बड़ा सा क्यूबिकल बॉक्स है, उसमें हमने आपको 4 बड़ी बड़ी बॉल दे दी रखने के, आपने 4 को फिक्स कर दिया, तो अगर उसमें बीच में देखोगे तो काफी सारा एम्प्टी स्पेस बचेगा, है ना। लेकिन अगर हमने उसमें आपको 25 छोटी छोटी, बिल्कुल इतनी बड़ी बड़ी छोटी छोटी सी बॉल दे दी और उसको बोला अच्छे तरीके से फिक्स करो, तो ऐसा भी हो सकता है कि टोटल जो एम्प्टी स्पेस हो अब पहले वाले केस से कम। एम्प्टी स्पेस को हम लोग बोलते हैं सॉलिड के टर्म्स में वॉइड्स बोलते हैं। जहां पे खाली जगह ज्यादा होती है, जहां पे वॉइड्स ज्यादा होते हैं, वो क्रिस्टल कभी भी अच्छा क्रिस्टल नहीं बोला जाता है। पैकिंग कहाँ पे अच्छी होती है, जहां पे खाली जगह कम हो, मतलब हमने अच्छे तरीके से एटम और मॉलिक्यूल को पैक कर दिया। हमने नहीं किया, वो सिस्टम होता है कि NaCl का क्रिस्टल ऐसा है, तो Na+ के चारों तरफ Cl- है, वो किस तरीके से फिक्स है। अगर उनकी फिक्सिंग अच्छी है, पैकिंग अच्छी है, यानी कि उसमें एम्प्टी स्पेस कम है, और मॉलिक्यूलर स्पेस जो मॉलिक्यूल ने जगह ली है, जो मॉलिक्यूल ने वॉल्यूम कवर किया है, वो अगर बहुत ज्यादा है उसके कंपैरिजन में, एम्प्टी स्पेस के कंपैरिजन में, तो हम बोलेंगे पैकिंग फ्रैक्शन उसका ज्यादा है, उसकी पैकिंग ज्यादा है, और ऐसे केसेस में मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, ज्यादा होगा। जहां पे एम्प्टी स्पेस ज्यादा होगा, पैकिंग कम होगी, मतलब क्रिस्टल में मॉलिक्यूल की का स्पेस कम है। मान लीजिए कि अगर आप देखते हो वॉल्यूम के टर्म्स में, और आप बोलो कि एक क्रिस्टल है जिसमें 52% जो है वो मॉलिक्यूल ने स्पेस लिया हुआ है और बाकी बचा हुआ एम्प्टी स्पेस है। दूसरे क्रिस्टल में हमने बोला कि 68% जो है वो मॉलिक्यूल ने स्पेस लिया है, बाकी बचा हुआ क्या है, एम्प्टी स्पेस है। तो जिसमें 68% मॉलिक्यूलर वॉल्यूम है, उसमें ऑब्वियस सी बात है जो एम्प्टी स्पेस है वो कम है, तो मॉलिक्यूल अच्छे तरीके से उसमें पैक होंगे, पैकिंग ज्यादा है, तो उस केस में क्या होगा, मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा। यहाँ के टर्म्स में हमें क्या याद रखना है, अगर इवन नंबर ऑफ कार्बन है तो वहां पे मॉलिक्यूल एक दूसरे के साथ पैक अच्छे तरीके से हो पाते हैं, तो मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होता है। जहां पे ऑड हो जाता है वहां पे मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, उसके कंपैरिजन में कम। क्लियर? तो कुछ लिखा MP हायर देन दिस, है ना।
बॉइलिंग पॉइंट में देखिए, जैसे एक केस ये वाला बोर्ड में भी पूछते हैं, जैसे मान लीजिए हमने ले लिया कौन सा एसिड, एसिटिक एसिड ले लिया। एसिटिक एसिड को अगर लूंगा, एसिटिक एसिड क्या करता है, अगर सॉल्यूशन में लेते हैं आप, स्पेशली इन बेंजीन लेंगे, इसको बेंजीन के अंदर इसको डिसॉल्व करके अगर लेंगे तो एसिटिक एसिड में एक स्पेशल फॉर्म फिनोमिनन दिखता है, ये बनाता है डाइमर फॉर्मेशन करता है। मतलब दो मॉलिक्यूल आपस में क्या हो जाएंगे, अटैच। दो मॉलिक्यूल आपस में अगर अटैच होंगे तो किस तरीके से होंगे, CH3CO OH। एसोसिएशन कैसे बनता है, यहाँ पे दूसरे मॉलिक्यूल का एक मॉलिक्यूल ये है और दूसरा, दोनों के बीच में क्या बन जाएगा, हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाएगा। ये ऑक्सीजन इस ऑक्सीजन के बीच में ये हाइड्रोजन फंस गया तो हाइड्रोजन बॉन्ड, इस ऑक्सीजन के बीच में ये हाइड्रोजन फंस गया तो हाइड्रोजन। तो इस तरीके से अगर देखो तो एक मॉलिक्यूल से दूसरा मॉलिक्यूल किस बॉन्ड से अटैच हो जा रहा है, हाइड्रोजन बॉन्ड से अटैच हो गया। तो हाइड्रोजन बॉन्ड से अटैच हो गया, डाइमर बन गया। ठीक है, तो डाइमर बनने की वजह से क्या होगा, हम सोच रहे हैं कि मान लो इतना छोटा मॉलिक्यूल है और एग्जैक्टली एक्सपेरिमेंट से देखो तो एक्सपेरिमेंट से देखने में कितना बड़ा मॉलिक्यूल दिखाई दे रहा है आपको। एक्सपेरिमेंट से अगर आप देख रहे हो तो जस्ट डबल है। हमने सोचा CH3COH की एंटाइटी है सॉल्यूशन में, लेकिन जब एक्सपेरिमेंट से देखा तो मॉलिक्यूल क्या हो गया, एक ये CH3COH मान लो था, ये दूसरा एसोसिएट होके दो मॉलिक्यूल ऐसे अटैच होके डाइमर बना के पड़े हुए हैं सॉल्यूशन में, है ना। तो जब डाइमर कहीं भी बनेगा तो इफेक्टिव मॉलिक्यूलर वेट क्या हो जाता है, हाई हो जाता है। जब भी डाइमर बनेगा तो इफेक्टिव मॉलिक्यूलर वेट भी क्या होता है, हाई होता है। बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा, हाई हो जाएगा, है ना। बॉइलिंग पॉइंट हाई क्यों होता है, किसी 30 kg के इंसान को वेपर बनाना है और किसी 70 kg के इंसान को वेपर बनाना है, किसमें ज्यादा मेहनत लगेगी, है ना। ठीक है, किसी छोटे मॉलिक्यूल को वेपर बनाना है और किसी डाइमर को वेपर बनाना है। एस्टिक एसिड का एक मॉलिक्यूल को बनाना है, एस्टिक एसिड के दो दो मॉलिक्यूल आपस में एसोसिएट हो गए, तो बॉइलिंग पॉइंट अपने आप क्या होने वाला है, हाई, हैवी हो गए। अरे ये ऐसे एग्जांपल लिया था, 30 किलो को कैसे वेपर बनाएंगे, नाले सॉलिड में होगा। ऐसे ही एग्जांपल बोल दो तो भी तुम लोग, हाँ बोलिए, कौन मैम मैम कर रहा है, बोलो। नेक्स्ट है एसिडिक नेचर ऑफ मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड डिस्कस कर रहे हैं। एसिड में एसिडिक नेचर से एक क्वेश्चन बन जाता है और एमीन्स में बेसिक नेचर के कंपैरिजन का एक क्वेश्चन बन सकता है। एमीन्स वाले चैप्टर से कई सारे एमीन्स दे दिए जाएंगे स्ट्रक्चर बना के, उसमें बेसिक नेचर किसका ज्यादा किसका कम, और एसिड में क्या कंपेयर करवाते हैं, एसिडिक नेचर। एसिडिक नेचर में एक जो मोटी मोटी बात मैंने आपको बताई है वो क्या है कि अगर मान लीजिए कोई एसिड है, सपोज कोई एसिड है HA कोई एसिड है, ये ब्रेक होता है, एसिड है तो H+ देगा और A- बनाएगा एनायन। अब मान लीजिए ये एनायन स्टेबल है, किसी भी रीजन से अगर ये एनायन स्टेबल हो,
इस एनायन के स्टेबल होने का मतलब है कि एक बार ये एनायन बन गया तो अब H प्लस से जुड़ करके एसिड नहीं बनाएगा, ठीक है, या कम बनाएगा, बैकवर्ड रिएक्शन कम होगा। अगर ये स्पीसीज स्टेबल है तो स्टेबल होने का मतलब ये इससे रिएक्ट करके फिर Ha नहीं बनाएगा। इसका मतलब ये अगर एक बार प्रोटॉन दे देगा तो ये A माइनस के फॉर्मेट में रहेगा, यानी फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट ज्यादा है और बैकवर्ड रिएक्शन का रेट कम है। किसी चीज को अगर आप अच्छा एसिड प्रूफ करना चाहते हो तो उसका क्या मतलब है, वो ज्यादा नंबर में H प्लस दे, ज्यादा नंबर में H प्लस दे, या वो उसमें ज्यादा नंबर में ये जो A माइनस स्पीसीज बन रही है इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा हो, तभी तो ये H प्लस फ्री रहेगा। H प्लस फ्री रहना चाहिए, ऐसा नहीं हो कि फटाफट से इससे रिएक्ट करके, अगर इसकी स्टेबिलिटी कम है तो रिएक्टिविटी इसकी क्या होगी, हाई होगी, तो ये अपने बगल वाले H प्लस से तुरंत रिएक्ट करके Ha बना लेगा तो एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन अगर कोई चीज अच्छी एसिड है इसका मतलब वो H प्लस ज्यादा देगा, यानी A माइनस उसका स्टेबल होना चाहिए। तो किसी भी एसिड में जिसमें माइनस वाला आयन स्टेबल हो जाएगा उसको हम अच्छा एसिड बोलेंगे। जिसमें माइनस वाले आयन में कोई स्टेबिलिटी का फैक्टर नहीं होगा उसको हम कैसा बैड एसिड बोलेंगे। और उसी बेसिस पे हम क्या करेंगे, इसको कंपेयर करेंगे एसिडिक स्ट्रेंथ को। अब एक एग्जांपल लेके देखते हैं। जैसे मान लो हम लोग बात करते हैं एसिडिक स्ट्रेंथ की, अगर बात करो तो एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ती है अगर आप माइनस आई ग्रुप का नंबर बढ़ाते जाओ। माइनस आई ग्रुप वो होते हैं जो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ पुल करते हैं, खींचते हैं। एसिडिक स्ट्रेंथ डिक्रीज होती है अगर प्लस आई ग्रुप का नंबर बढ़ाते जाओ। प्लस आई ग्रुप का नंबर बढ़ेगा तो एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगी, डिक्रीज करेगी। माइनस आई से क्या होगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और प्लस आई से क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। माइनस आई का मतलब इलेक्ट्रॉन पुल करने वाला ग्रुप, विथड्रॉइंग ग्रुप, और प्लस आई का मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग। तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अगर किसी मॉलिक्यूल में ज्यादा है, किसी में एक है, किसी में दो है, तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जिसमें ज्यादा होगा उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ कम होगी। जिसमें माइनस आई ग्रुप ज्यादा होगा, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप ज्यादा होगा, उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगी। ठीक है, अब देखते हैं एक एग्जांपल। जैसे मान लो हमने कंपेयर किया HCOOH और CH3COOH, कौन सा अच्छा एसिड होगा, दोनों में कौन अच्छा एसिड है, ये अपना क्वेश्चन। सोचिए और थोड़ा बताइए। फॉर्मिक एसिड ज्यादा अच्छा एसिड है, क्यों? CH3 प्लस आई इफेक्ट दिखा रहा है इसलिए, तो वो तो H भी दिखाएगा। अच्छा, H में भी कैरेक्टर होता है, लेकिन H में कैरेक्टर जो होता है ना वो नॉमिनल है। प्लस आई कैरेक्टर भी नॉमिनल है और माइनस आई कैरेक्टर भी नॉमिनल है। ठीक है, लास्ट में चलेगा। सारे जितने भी ऑर्डर है उसमें क्या है, सबसे लास्ट में कौन सा आएगा, H। तो यहाँ पे अगर देखो, यहाँ पे अगर बात करो आप तो ये बनता है HCOO माइनस और H प्लस बनेगा अगर एसिड इसको बोल रहे हो। यहाँ पे क्या बनेगा, CH3COO माइनस और H प्लस। ठीक, अब बात मैंने क्या समझाई थी आपको कि इसको क्या बनना चाहिए, अगर ये स्पीसीज स्टेबल है इसके कंपैरिजन में तो ये ज्यादा अच्छा एसिड होगा, अगर इसके कंपैरिजन में ये ज्यादा स्टेबल है तो ये ज्यादा अच्छा एसिड होगा। स्टेबिलिटी कैसे देखें, यहाँ पे अगर देखिए आप तो CH3 इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा, इलेक्ट्रॉन देगा।
यहाँ पे ऑलरेडी माइनस चार्ज है। किसी भी सिस्टम का अगर चार्ज इंक्रीज होता है, कोई सिस्टम अगर चार्ज से न्यूट्रल की तरफ जाए या चार्ज उसका कम हो तो स्टेबिलिटी बढ़ेगी। तो यानी कि स्टेबिलिटी की दो कंडीशन है, या तो स्पीसीज चार्ज से कहां पे जाए, न्यूट्रल की तरफ जाए, ये बात आपको दिखाई दे रही हो, या चार्ज कम हो रहा हो। चार्ज क्या हो रहा हो, कम, तो स्टेबिलिटी बढ़ेगी। लेकिन अगर उस सिस्टम पे चार्ज बढ़ रहा है तो स्टेबिलिटी क्या होगी, कम। तो इस केस में देखो H प्लस उतनी तेज इलेक्ट्रॉन को पुश नहीं करेगा इस तरफ जितनी तेज CH3 पुश करेगा। CH3 अगर इधर की तरफ चार्ज को भेज रहा है, ऑलरेडी माइनस चार्ज उस पे है और माइनस चार्ज जा रहा है और इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, तो इसका मतलब सिस्टम को क्या बनाएंगे, ये अनस्टेबल। और कोई भी वो फैक्टर जो सिस्टम को इस माइनस चार्ज को अनस्टेबल बनाएगा, माइनस स्पीसीज को, वो एसिडिक स्ट्रेंथ को क्या करेगा, डाउन। तो इसका मतलब किसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, फॉर्मिक एसिड की स्ट्रेंथ ज्यादा होगी और एसिटिक एसिड की कम। नोट कर लीजिए। नोट हो जाए तो बोलिए। ऑनलाइन हो गया नोट। अब HCOH था, एसिटिक एसिड ले लिया, कार्बन की चेन बढ़ा दी, तो इसमें किसका ज्यादा होगा, किसका कम होगा, लेफ्ट टू राइट डिक्रीज हो रहा है या इंक्रीज हो रहा है, लेफ्ट टू राइट क्या होगा, प्लस आई ग्रुप बढ़े हो रहे हैं ना, यहाँ पे H है, यहाँ पे CH3 है, यहाँ पे और बड़ा ग्रुप आ गया, 2 कार्बन का, यहाँ पे क्या आ गया, 4 कार्बन का आ गया। प्लस आई ग्रुप क्या हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं। तो प्लस आई ग्रुप इंक्रीज करेंगे तो एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगी, डिक्रीज करेगी। तो ऑर्डर ये बनेगा, ठीक है। अब देखो जैसे क्लोरीन लगा दे मान लो, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और क्लोरीन लगाते हैं, जैसे मान लो ये एक केस ये है, फिर यहाँ पे क्लोरीन हो गया, फिर यहाँ पे ब्रोमीन लगा दिया, फिर आयोडीन। अब क्या होगा, एसिडिक स्ट्रेंथ। अब एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगी, डिक्रीज कर रहा है, क्यों, कात्यायनी। और लोग बताएं, ऑनलाइन बताएं, लेफ्ट टू राइट डिक्रीज है या इंक्रीज है, लेफ्ट
टू राइट डिक्रीज है या इंक्रीज है? डिक्रीज होगा ना। क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा है, फिर किसकी है? क्लोरीन की। ठीक है, और माइनस आई ग्रुप है, माइनस आई ग्रुप का पावर अगर बढ़ता जाता है तो इंक्रीज होगा, तो माइनस आई ग्रुप का पावर अगर कम होगा तो डिक्रीज होगा। तो माइनस आई कैरेक्टर यहाँ पे क्या हो रहा है? डिक्रीज कर रहा है इधर से। ठीक, अब इसी में अगर एक क्लोरीन लगा दो, दो क्लोरीन लगा दो, तीन लगा दो, चार लगा दो, तो क्या होगा? किस किस क्या बोला किसी ने? क्या बोला कात्या ने? अब नेक्स्ट आंसर कौन देगा? नेक्स्ट कौन देने वाला है आंसर? तन्मय देंगे। अच्छा, एक एसिड ये दे रखा है, दूसरा है ये, तीसरा है ये, चौथा है आपका CH है, CHCl2। चलिए, कौन ज्यादा एसिडिक है कौन कम है, ABCD के टर्म्स में लिखे। तन्मय बताएंगे आपको। ए सबसे कम है फिर ज्यादा? हर्ष हर्ष बता। डी सबसे ज्यादा है, फिर वेरोनिका आंसर बताओ, एसिडिक स्ट्रेंथ का क्या ऑर्डर होना चाहिए? वेरोनिका हो तुम? जिससे पूछे वो बोला करो ना। वेरोनिका बताओ। तुम्हारी आवाज नहीं आ रही है, आवाज थोड़ा तेज करो, नहीं वॉल्यूम बढ़ाओ। हंसराज बताइए। मैम डी, बी, ए, सी। डी सबसे ज्यादा? मानवेंद्र इधर आओ, आ जाओ। इसके ऊपर एक Cl लगा हुआ है, एक माइनस आई है, और ये वाले के ऊपर क्या है? दो Cl लगे हुए हैं। तीसरे वाले केस के ऊपर क्या है? तीन Cl अटैच नहीं है, कोई Cl नहीं है। चौथे वाले में क्या अटैच है? तीन Cl है ना। उसी सेम कार्बन पे जब कंपैरिजन करना होता है तो कॉमन फैक्टर को क्या करते हैं? हटा देते हैं, जो डिस्टिंक्ट फैक्टर है उसको ध्यान देते हैं। पहले वाले में CH है, उसके ऊपर एक Cl अटैच है, दूसरे वाले में CH है, यहाँ पे दो H होंगे, दूसरे वाले में दो Cl हैं, दो माइनस आई ग्रुप हो गए, तीसरे वाले में कोई भी माइनस आई ग्रुप है ही नहीं, हाइड्रोजन है,
और आपका चौथे वाले में क्या हो गए, 3 माइनस आई ग्रुप है। तो माइनस आई ग्रुप अगर इंक्रीज करेंगे और सेम पोजीशन पे हैं, तो माइनस आई ग्रुप के इंक्रीज होने से क्या होगा, एसिडिटी बढ़ेगी, एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगी। तो डी की तो सबसे ज्यादा होगी और सी की सबसे कम होगी। सेकंड नंबर पे कौन आएगा, बी, फिर ए आ जाएगा, ए में एक ही माइनस ग्रुप है, और फिर कौन सा आ जाएगा, सी। कोई दिक्कत, आंसर भी सबने यही बताया था। सो सो के जा रहे हैं तो फॉर्मूला सही लिखा हुआ है। चलिए इसमें कंपेयर करें, ए बी सी नाम है, वंश बताएंगे और कोई नहीं, वंश बताएंगे और कोई नहीं। सी के स्ट्रक्चर में क्या गलती हुई है, एक एच और रह गया। चलिए अब सबसे ज्यादा बी, फिर ए, फिर सी, रीजन बताइए। रीजन बताना है, रीजन 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 हर्ष हर्ष आई इंडक्टिव इफेक्ट किसके ऊपर डिपेंड करता है, इंडक्टिव इफेक्ट आपको पता है डिस्टेंस डिपेंडेंट है ना। इंडक्टिव इफेक्ट किसके ऊपर डिपेंड करता है, डिस्टेंस के ऊपर। डिस्टेंस अगर कम है तो इंडक्टिव अपोजिट होता है, डिस्टेंस कम है तो इंडक्टिव इफेक्ट ज्यादा लगता है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल कर दो इसको। डिस्टेंस अगर कम है तो इंडक्टिव इफेक्ट क्या होगा, ज्यादा लगेगा। मतलब अगर मान लीजिए माइनस आई ग्रुप की बात कर रहे हो, Cl की बात की जा रही है, तो यहाँ पे अगर देखो तो अल्फा बीटा गामा पोजीशन पे है, यहाँ पे अल्फा पोजीशन पे है, यहाँ पे बीटा पोजीशन पे है। तो अल्फा वाली पोजीशन सबसे ज्यादा पास है, तो यहाँ पे माइनस आई इफेक्ट क्या होगा, सबसे ज्यादा होगा, प्रोमिनेंट होगा तीनों केसेस में अगर देखो। और माइनस आई इफेक्ट सबसे कम किस में लगेगा, 3 कार्बन के बाद तो लगना भी बंद हो जाता है। माइनस आई इफेक्ट इसमें क्या होगा, सबसे कम। तो जहां माइनस आई इफेक्ट सबसे कम लगेगा वहां पे एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे कम इंक्रीज होगी। जहां पे माइनस आई इफेक्ट ज्यादा लगेगा वहां पे एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा इंक्रीज करेगी। तो इसका मतलब आपको समझ आता है कि जहां पे अल्फा पोजीशन है उस जगह पे एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होनी चाहिए, ज्यादा। तो बी, ए और सी ये ऑर्डर होना चाहिए, नोट कर लीजिए। यही बताया था आपने, आपका यही आंसर था, सी ए बी। क्यों सी को इतना प्रायोरिटी क्यों दे रहे थे, उसमें CH2 ज्यादा थे इसलिए। तो CH2 से तो डिक्रीज होता है ना, CH2 ज्यादा है तो डिक्रीज होगा ना। हाइब्रिडाइजेशन की बात की जाए
ये वाला केस याद करते हैं। इंडक्टिव इफेक्ट तो क्या है, इंडक्टिव इफेक्ट तो जनरल है, नीट वीट में पूछ लेते हैं। एक और एग्जांपल है एसिडिक स्ट्रेंथ में, जैसे मान लीजिए आपने ले लिया एक ट्रिपल बॉन्ड का केस, एक ले लिया बेंजोइक एसिड, एक ले लिया डबल बॉन्ड। एक ये ट्रिपल बॉन्ड का एसिडिक स्ट्रेंथ की बात कर रहे हैं, फिर उसके बाद हमने ले लिया बेंजोइक एसिड, फिर उसके बाद हमने ले लिया डबल बॉन्ड, फिर एक केस ले लेते हैं यहाँ पे भी एसिड, इस जगह पे यहाँ पे डायरेक्ट COH लगा सकते हैं हम लोग इस जगह पे, डायरेक्ट COH आ सकता है इस पोजीशन पे, क्यों नहीं, क्यों नहीं आ सकता, ट्रिपल बॉन्ड है ना बगल में, कार्बन को कितने COH बनाने का मतलब ये होता है, सिस्टम ऐसा बने, है ना, COH का मतलब ये। तो इस कार्बन ने 3 बॉन्ड बना लिए, तो अब तो इसके पास ज्यादा चांसेस, एक मान लो ये है ना, ये पहला केस ये है A, दूसरा ये बेंजोइक एसिड का है, तीसरा आपका ये वाला डबल बॉन्ड वाला, और एक और ले लो आप नॉर्मल CSCCH, ठीक है। अब इसमें हम लोगों को क्या करना है, कंपेयर करना है कि एसिडिक स्ट्रेंथ जो है वो ज्यादा है या कम, ठीक है। अब देखो, देखना क्या होता है इसमें, COOH जो ग्रुप है उसके बगल वाले कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है। जैसे यहाँ पे अगर देखोगे तो ये COH के बगल वाले कार्बन पे कैसा हाइब्रिडाइजेशन होना चाहिए, ट्रिपल बॉन्ड है तो sp, ट्रिपल बॉन्ड पे कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा, इधर अगर देखो तो इस कार्बन पे क्योंकि डबल बॉन्ड होता है बेंजीन रिंग में, तो यहाँ पे sp2, इधर वाले कार्बन पे अगर देखो तो sp2 क्योंकि डबल बॉन्ड है, इधर वाले कार्बन पे अगर देखो तो sp3, ठीक है। तो सबसे पहली बात ये होती है कि sp2 और sp3 में अगर हम लोग निकालें परसेंटेज S कैरेक्टर, क्या निकालें, परसेंटेज S कैरेक्टर, तो sp में परसेंटेज S कैरेक्टर कितना आता है 50%, 2 ऑर्बिटल हैं जिसमें से एक S की बात हो रही है, तो यहाँ पे कितनी आ जाएगी वैल्यू 50%। sp2 में कितना आता है 33.33, सबको निकालने आता है ना परसेंटेज एस कैरेक्टर, ऑनलाइन ऑफलाइन, Yes. sp3 में कितना आ जाएगा 25%, ठीक। अगर ध्यान से देखो आप तो जहां पे परसेंटेज एस कैरेक्टर ज्यादा है वहां पे ऐसा एज्यूम किया जाता है कि s ऑर्बिटल p, और यहाँ पे अगर परसेंटेज s कैरेक्टर 50% है तो परसेंटेज p कैरेक्टर भी 50% होगा। यहाँ पे s कैरेक्टर 33.33% है तो परसेंटेज p कैरेक्टर कितना होगा 100 माइनस 33.33। अगर sp3 वाले केस में देखें तो sp3 में परसेंटेज s है अगर 25 तो परसेंटेज p कैरेक्टर कितना होगा 75%। ऐसा बोला जाता है कि जो s ऑर्बिटल होता है वो ज्यादा पास होता है किसके, न्यूक्लियस के। जो चीज न्यूक्लियस के ज्यादा पास होगी वो इलेक्ट्रॉन को पुल ज्यादा तेजी से करेगी, जो चीज इलेक्ट्रॉन के ज्यादा पास होगी वो इलेक्ट्रॉन को पुल ज्यादा तेजी से करेगी, मतलब जिसमें परसेंटेज एस कैरेक्टर ज्यादा है
उसकी इलेक्ट्रॉन पुल करने की पावर, या एक तरीके से बोल दो माइनस आई इफेक्ट अगर हम बोले तो उसका क्या होगा, इंडक्टिव तो होता नहीं है लेकिन एज्यूम कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन पुल करने की पावर उस ऑर्बिटल की ज्यादा है। तो इन सब में किसकी सबसे ज्यादा होगी, sp की सबसे ज्यादा हो जाएगी, sp3 की सबसे कम हो जाएगी। तो ऐसा COH ग्रुप जहां पे माइनस आई ग्रुप तगड़ा वाला लगा हुआ है, मतलब उसके इलेक्ट्रॉन पुल करने की पावर ज्यादा है, तो वहां पे क्या हो जाएगा, एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा होना चाहिए। अभी अभी हमने पढ़ा था जहां पे एक ही पोजीशन पे 3 Cl लगाए थे उसका एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ गया था, जहां पे उसी पोजीशन पे हमने 2 Cl लगा दिए थे एसिडिक स्ट्रेंथ कम हो गया था। दोनों को कंपेयर करें, जहां पे उसी पोजीशन पे हमने फ्लोरीन लगाया था, फ्लोरीन का क्योंकि इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करने का पावर ज्यादा होता है क्लोरीन के कंपैरिजन में, तो अगर सेम पोजीशन पे फ्लोरीन है और सेम पोजीशन पे दूसरे मॉलिक्यूल में क्लोरीन है, तो जहां फ्लोरीन है वहां पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होने की वजह से क्या था, वहां पे एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा थी। तो ऐसे ही अगर इन ऑर्बिटल्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करो तो sp की सबसे ज्यादा होगी, फिर sp2 की होगी, फिर sp3 की होगी। ठीक, अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है मतलब इलेक्ट्रॉन पुल करने की पावर ज्यादा है, मतलब वो एसिडिक स्ट्रेंथ को क्या करेगा, बढ़ाएगा। ठीक है, तो अगर हम इस तरीके से ABCD में देखें तो इन सब फैक्टर्स से हम क्या इंटरप्रिटेशन निकाल सकते हैं कि A का तो सबसे ज्यादा होगा, B और C को अभी हम क्योंकि सेम केस है इसलिए इंटरमीडिएट रखते हैं, अभी देखेंगे B और C में किसका ज्यादा किसका कम, और D का क्या होना चाहिए, सबसे कम। एग्री कर रहे हैं सब लोग, बोले बच्चों, इतना नोट करो ये पॉइंट्स। sp वाले में एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा, sp3 में सबसे कम। sp2 के दो केस हैं तो उसको अभी कंपेयर करेंगे। नोट हो जाए तो बोल दीजिए ऑनलाइन ऑफलाइन। अब sp2 के दोनों केसेस को कंपेयर करते हैं। देखो sp2 के दो केस हमारे कौन से हैं, एक तो आपका ये वाला एसिड है CH2 डबल बॉन्ड CHCOOH, और दूसरा कौन सा एसिड है, ये है बेंजोइक एसिड। ठीक है, दोनों को तोड़ के देखते हैं, तोड़ के मतलब H+ हटा कर, H+ हटा दिया, ये एक केस बना, और दूसरे केस में क्या बनेगा, यहाँ पे H+ हटा दो। ठीक है, अब पहले वाले केस में क्या हो रहा है, अगर रेजोनेंस की बात करो तो यहाँ पे पाई बॉन्ड, यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड, और यहाँ पे क्या है आपका माइनस चार्ज, तो रेजोनेंस की कंडीशन बन रही है, लेकिन एक ही तरफ रेजोनेंस हो रहा है, एक ही डायरेक्शन में। और अगर यहाँ पे बात करो तो क्या हो रहा है, पाई सिग्मा और माइनस चार्ज आ रहा है। ठीक है, या बोल सकते हैं हम लोग पाई सिग्मा और यहाँ पे क्या आ गया, एक माइनस चार्ज, नहीं इस पे लोन पेयर। यहाँ पे अगर देखो इस इलेक्ट्रॉन को, तो इलेक्ट्रॉन में यहाँ पे ये ग्रुप लगा हुआ CH2 डबल बॉन्ड CH, और इस तरफ क्या लगा हुआ है, बेंजीन रिंग लगी हुई। एक तरफ CH2 डबल बॉन्ड CH लगा हुआ और एक तरफ पूरा क्या लगा हुआ है, बेंजीन रिंग। तो जहां पे बेंजीन रिंग है वहां पे रेजोनेंस होने के क्या होंगे चांसेस,
ज्यादा होंगे। अगर जिस केस में रेजोनेंस स्टेबिलिटी होगी उस वो तो ज्यादा अच्छी स्टेबिलिटी होगी इन कंपैरिजन टू सिंपल केस। तो यहाँ क्योंकि माइनस चार्ज वाली स्पीसीज की रेजोनेंस स्टेबिलिटी है, तो रेजोनेंस स्टेबिलिटी की वजह से इसका एसिडिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, और इसका एसिडिक स्ट्रेंथ कम। यहाँ पे क्या बोलेंगे, रेजोनेंस स्टेबिलिटी हाई। तो अगर रेजोनेंस स्टेबिलिटी हाई है तो एसिडिक स्ट्रेंथ भी क्या होगी, दोनों फैक्टर को एक साथ लगाओ। ए और बी में तो कर दिया ना पहले ही। हाँ, और किसकी बेसिस, रेजोनेंस की बेसिस पे करना चाहते हो। एक क्या स्ट्रक्चर, ये भी ये वाला था, ये वाला था। हाँ, ए ये वाला है और बी कौन सा है, ये था आपका CH3 C, ये था ए। इसका अगर एनायन बनाओगे तो क्या बनेगा, ये बनेगा, है ना। और दूसरा कौन सा कह रहा हूँ, बेंजोइक एसिड, इसका एनायन बनाओगे तो क्या बनेगा, ये बनेगा, है ना, यही तो बनेगा। अब यहाँ पे अगर देखो तो माइनस चार्ज ये है, ये कैसा कार्बन है, sp, है ना, 3 कार्बन की चेन है और sp अटैच है। यहाँ पे कोई रेजोनेंस की सिचुएशन दिख रही है आपको, यहाँ पे इस वाले मॉलिक्यूल में कोई रेजोनेंस की सिचुएशन दिख रही है, नॉन पेयर का है। नेगेटिव चार्ज तो उधर O माइनस पे है। क्या 3 से, इन 3 में से, हाँ वो तो हो सकता है, वो तो शिफ्ट हो सकता है, पर रेजोनेंस की पूरी कंडीशन कंप्लीट हो रही कि नहीं, ये तो देखनी पड़ेगी ना भाई। यहाँ पे ये यही तो है, ये है, ये O माइनस तक यहाँ पे ही तो है चार्ज, तो कुछ दिख रहा है आपको, पाई सिग्मा, और यहाँ पे पाई दिख रहा है, देखो पाई सिग्मा पाई इस स्ट्रक्चर में, है ना। और इधर पे और तो कहीं बनेगा नहीं, पाई सिग्मा, और ये तो सिग्मा ही है, माइनस चार्ज तो आगे जाके है ना। इधर पे देखो तो क्या कंडीशन बन रही है आपकी, यहाँ पे अगर देखो, इसी में देख लेते हैं, पाई सिग्मा पाई, है ना, फिर यहाँ पाई सिग्मा पाई, फिर पूरा वही सिचुएशन है पूरे रिंग पे,
है ना? कहाँ पाई सिग्मा नेगेटिव है? हाँ ऊपर, ये सिग्मा और सिग्मा है ना, इन दोनों के बीच में हो सकता है पाई सिग्मा और नेगेटिव, इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में। ठीक है, तो यहाँ पे रेजोनेंस की सिचुएशन ज्यादा है, तो ये वाला जो एनायन होगा ये COO माइनस होगा, वो कैसा स्टेबलाइज होगा, और वो वाले में क्या है तो लेकिन इतना ज्यादा नहीं है, तो इसलिए इसका एसिडिक कैरेक्टर कम हो गया, उसका क्या हो गया, ज्यादा। कोई दिक्कत बोले? आंसर इसका ए, हाँ ABCD। क्या यहाँ पे दूसरा मॉलिक्यूल, ये जो क्वेश्चन में दिया ये पहला वाला मॉलिक्यूल दूसरा है, इसका ऑर्डर यहाँ पे पहला वाला मॉलिक्यूल 3 कार्बन का, यहाँ पे मैंने कितने कार्बन का दे दिया, 4 का दे दिया, डिफरेंस दे रही। ठीक, अब बेंजोइक एसिड एक एसिड है और एक एसिड में बेंजीन रिंग के ऊपर CH2 लगा के COH है। ये देखिए एग्जांपल है आपका, एक तो ये है और एक एग्जांपल है यहाँ पे CH2 लगा दिया, इन दोनों में कंपेयर करना है, क्या हो सकता है सोचिए, ऑनलाइन ऑफलाइन सब। सब लोग अपना अपना, मानवेंद्र बताएं पहला आंसर, पहला मानवेंद्र बता दे जल्दी से, पहले केस में ज्यादा होगा या दूसरे में ज्यादा होगा, हाथ नीचे को। कात्यायनी, तुमने बता दिया अपना आंसर, अब मैं कात्यायनी से भी तो पूछ सकती हूँ, पहले में या दूसरे में? जल्दी बताओ भाई, फर्स्ट में ज्यादा है, चुप रहिए, रीजन क्या है? मूवी बताइए, किसका ज्यादा किसका कम, पहले वाले का या दूसरे वाले का? पहले वाले का ज्यादा होगा, क्यों? रिंग के साथ रेजोनेंस है, दूसरे वाले में कोई रेजोनेंस नहीं है क्या? नहीं है रेजोनेंस दूसरे वाले में रिंग के साथ। साक्षी बताओ, जगो भैया, साक्षी पेरिस से लौटी हुई बिटिया, बोलिए जल्दी। दिमाग चलाओ, क्यों? कनिष्का, तुम्हारा सब नोट हो रहा है, फर्स्ट वाले में माइनस आई इफेक्ट ज्यादा है। अच्छा
आशय बताएगा आंसर। आशय बताओ। तो बताओ, मुझे नहीं, आपका थोड़ी पता है मुझे। फर्स्ट का ज्यादा है, क्यों? CH2 नहीं है, ये तो कोई भी देख के बता देगा नालायक को। ये तो कोई भी देख के बता देगा ना, इस मॉलिक्यूल में ये नहीं है और ये है, वो तो स्ट्रक्चर में दिख रहा है। हम्म? निकल निकल के आंसर आ रहा है, ये पहले केस में तो यही है ना, पाई सिग्मा पाई बन गया। दूसरे वाले में क्या सिचुएशन बन रही है? दो हाइड्रोजन यहाँ पे पड़े हुए हैं, यहाँ पे क्या पड़ा हुआ है? ये पड़ा हुआ। तो यहाँ पे देखो पाई सिग्मा फिर सिग्मा आ गया, इधर भी सिग्मा इधर भी। कोई रेजोनेंस की सिचुएशन नहीं बन पा रही है, तो नो रेजोनेंस। माइनस वाले में नो रेजोनेंस है एनायन में, तो इसकी वजह से क्या होगा, यहाँ पे रेजोनेंस है तो ये ज्यादा एसिडिक होगा, क्योंकि ये फिर ज्यादा स्टेबल है। यहाँ पे सिस्टम ज्यादा स्टेबलाइज हो गया, वो एसिडिक स्ट्रेंथ उसकी ज्यादा हो गई। ठीक है, अब इसके बगल में बड्डा बड्डा लिख लो, बड्डा बड्डा। ये आंसर क्या है? बड्डा क्या लिखना है? ये आंसर रॉन्ग है, यहाँ पे लिखिए एक्सेप्शन। क्या लिखना है यहाँ पे? एक्सेप्शन। तो ये वाला केस आपने याद रखना है, अपोजिट आंसर है इसका। यहाँ पे माइनस आई, ये जो रेजोनेंस है इसके ऊपर आपका माइनस आई इफेक्ट क्या कर रहा है? डोमिनेट कर जाएगा। जहाँ रेजोनेंस है उसके ऊपर माइनस आई इफेक्ट क्या होगा? डोमिनेट कर जाएगा। तो एक्चुअल आंसर क्या है? जनरली नहीं होता, ये एक्सेप्शन है, याद रखिए। हाँ बोल। CH2 की वजह से डोमिनेट करेगा। क्या? CH2 की वजह से काम कर। बाकी तो कोई पुल करने वाला ग्रुप लगा नहीं है, CO माइनस को कंसीडर कर रहे हैं हम लोग, है ना। तो ये वाला एक्सेप्शन क्या करना है आपको, ये रूल से हमने लगाया तो किसको हमने ज्यादा बना दिया? बेंजोइक एसिड, है ना। अच्छा, पहला वाला जो है ये कौन सा एसिड है? एरोमेटिक है, एलिफेटिक है? और दूसरा वाला एलिफेटिक, क्योंकि COH ग्रुप किससे जुड़ा हुआ? CH2 से जुड़ा हुआ, कार्बन रिंग से जुड़ा नहीं है। तो सिस्टम कैसा बन जाएगा? एलिफेटिक। नहीं, हर जगह एस कैरेक्टर मतलब आओ, जहाँ पे डबल ट्रिपल सब ये सब मिले वहां पे लगा एस कैरेक्टर। ठीक है, पहले चीजों को प्लस आई माइनस आई से सोचना, फिर डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड अगर ऐसे केसेस दिखते हैं तो वहां परसेंटेज एस कैरेक्टर बनाए। ये एक्सेप्शन में याद रखो। एक एग्जांपल याद रख लो, फॉर्मिक एसिड का सबसे ज्यादा, फिर बेंजोइक एसिड, फिर एसिटिक एसिड। फॉर्मिक एसिड का सबसे ज्यादा, फिर बेंजोइक एसिड बीच में आता है, फिर उससे कम किसका होगा? एसिटिक एसिड। तो एलिफेटिक में फॉर्मिक सबसे ज्यादा, फिर बेंजोइक, फिर कौन सा आ रहा है अपना? एसिटिक एसिड।
अगर मान लो आप बात करो किसी परऑक्सी एसिड को ले लो, जैसे मान लो ये था एसिटिक एसिड और इसके साथ ले लिया आपने परऑक्सी एसिड, एसिटिक एसिड का क्या ले लिया, परऑक्सी। अभी लास्ट क्लास में कुछ बताया था ना MPCBA, उस तरीके से अगर परऑक्सी एसिड्स हैं तो आप क्या सोचते हो, नॉर्मल एसिड की ज्यादा होगी एसिडिक स्ट्रेंथ या परऑक्सी एसिड? अगर इसका स्ट्रक्चर देखो तो इस तरीके से होगा और इसका स्ट्रक्चर देखो ऐसे होगा। चार वो बना दिया, 3 बना रहे थे। क्या सोचते हो कौन ज्यादा एसिडिक होगा? नहीं, एक्सेप्शन नहीं, नॉर्मल रूल्स। फर्स्ट वाला ज्यादा होगा, क्यों, क्या रीजन हो सकता है, हर्ष बताए। अभी बोले फर्स्ट वाला। मुझे नहीं समझ में, फिर से बताओ। मैं समझ नहीं पा रही हूँ आपकी बात, एक्सप्लेन करो। तो और कोई बताना चाहता है, परऑक्सी एसिड का एसिडिक नेचर ज्यादा होगा कि नॉर्मल एसिड का? एसिटिक एसिड का ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ है या पर एसिटिक एसिड का? नाम में पढ़ लेते। रेजोनेंस की सिचुएशन देखो किसी में बन रही है, कहीं कोई रेजोनेंस है? अगर H प्लस हटा करके दोनों पे O माइनस बनाए तो कोई रेजोनेंस की सिचुएशन है? फर्स्ट वाले को अगर एनायन बनाते हो तो ये बनेगा, दूसरे वाले में अगर एनायन बनाओगे तो क्या बनेगा, यहाँ पे जाके बनेगा ना, एक एक्सटेंड हो गया। तो यहाँ पे देखो क्या सिचुएशन है, पाई सिग्मा, यहाँ पे माइनस चार्ज या लोन पेयर भी कह सकते हो, ऑक्सीजन पे लोन पेयर। यहाँ पे क्या बनेगा, पाई सिग्मा, फिर सिग्मा आ गया ना, पाई सिग्मा फिर सिग्मा। ये वाले जो माइनस चार्ज तक पहुंचना है आपको, तो माइनस चार्ज किसी भी तरीके से रेजोनेंस से स्टेबलाइज नहीं हो रहा है। यहाँ पे इस माइनस चार्ज का कोई रेजोनेंस से स्टेबलाइजेशन नहीं हो रहा है, जबकि इस माइनस चार्ज का क्या होगा, रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन होगा। तो जहां रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन है वो क्या होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड। बोलो कनिष्का कुछ बोल रही है। हाँ, एनायन बनाने की जरूरत नहीं, लेकिन एनायन बना के ही तो देखते कि एनायन स्टेबल है या नहीं है। एनायन की स्टेबिलिटी पे ही तो एसिडिक स्ट्रेंथ डिपेंड कर रही है। H को हटाओगे तो ही तो पता लगेगा। एसिड का मतलब ही है ना, H हटेगा जो स्पीसीज बनेगी वो स्टेबल है तो एसिड स्ट्रॉन्ग, अगर नहीं है तो एसिड वीक। सब लोग नोट कर रहे हैं? नोट कर लिया तुमने? क्यों? तुम
में तो ऐसी रफ कॉपी लिख रही हो, है रही है। वैभव क्या क्या नोट कर लिया? वंस इतना गंदा लिखा। ऑनलाइन में क्लियर है ये वाला पॉइंट? ऑनलाइन बच्चों, ऑनलाइन पढ़ा करो तुम लोग। मुझे पता है उसने नहीं किया। तन्मय लिख रहा है। अच्छा, एसिड अगर है तो के वैल्यू से भी पता लगा सकते हैं। अगर दो एसिड की के वैल्यू दी हो तो के से भी पता लग सकता है ना। तो के जिसका ज्यादा होगा वो क्या होगा? ज्यादा एसिडिक होगा। के मोर एसिड। इतना आसान तो सवाल देंगे नहीं कि के ही दे दिया, है ना। पीके हो गया तो अपोजिट कंडीशन हो जाएगी। अगर हम बात करें डाई कार्बोक्सिलिक एसिड की, किसकी बात की जाए? डाई कार्बोक्सिलिक एसिड की। तो डाई कार्बोक्सिलिक एसिड में बोला जाता है कि K1 जो होता है वो लेस देन K2। डाई कार्बोक्सिलिक एसिड में K1 छोटा है और K2 क्या है? बड़ा है। मतलब समझ रहे हैं इसका? जैसे मान लो ये CO है, सिंगल बॉन्ड COH है ना। अब इसको आप ब्रेक कर रहे हो, डिसोसिएट कर रहे हो। एसिड का डिसोसिएशन कांस्टेंट है। पहला अगर H+ निकलता है मान लो, तो ये स्पीशीज बनेगी, H+ निकलेगा। इसका जो डिसोसिएशन कांस्टेंट होगा वो Ka1 बोला जाएगा। अब अगर मान लो ये वाली स्पीशीज में से निकलता है तो ये K2 हो जाएगा, दोनों अगर निकल गए। ठीक है, तो बोला गया कि K1 की वैल्यू क्या होगी? छोटी होती है डाई कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए, और K2 की वैल्यू बड़ी होती है। क्यों? ऐसा क्या रीजन हो सकता है? कुछ 1 मिनट दिमाग लगाइए फिर मैं बताऊं क्या है। सोचें आराम से थोड़ा। उस पहले वाले में दो एक एच निकलेगा, दूसरे वाले में एक एच निकलेगा, पर पहले का एच दो एच निकलेगा। अच्छा, और कोई रीजन? कात्यायनी ने क्या रीजन दिया कि मैम दूसरे केस में जो रिएक्टेंट है उसमें क्या आ गया? नेगेटिव आ गया। तो नेगेटिव आने से क्या फायदा हुआ? K1 छोटा होने का मतलब क्या है कि जो पहला वाला आयन बन रहा है वो उतना स्टेबल नहीं है जितना दूसरा वाला बन रहा है। यही बात तो है भाई। K1 अगर छोटा है K2 से, यानी कि जो पहला वाला एसिड है वो लेस एसिडिक है। ये जो है इसको अगर A बोल दो, इसको अगर B बोल दो, तो इसका K छोटा है, इसका K बड़ा है।
तो इसका मतलब ये जो है आपका क्या है, लेस एसिडिक है, किसके कंपैरिजन में, इसके कंपैरिजन, बी के कंपैरिजन में, है ना। तो इसका मतलब इससे जो एनायन बन रहा है वो कम स्टेबल होगा, और इससे जो एनायन बन रहा है वो ज्यादा स्टेबल होगा। अब रीजन भी बता दिया, तो उसकी स्टेबिलिटी क्यों बढ़ रही है उससे कंपैरिजन में, अब ये बताना। स्ट्रक्चर बना के देखिए, दोनों का स्ट्रक्चर बना के देखिए माइनस आयन का। कोई बात आपको स्पेशल देखने को मिल रही है क्या? बोलो बच्चे। कोई ऐसी स्पेशल बात देखने को मिल रही है क्या सेकंड वाले एनायन में जो फर्स्ट वाले में नहीं है? सेकंड वाले में दो जगह रेजोनेंस हो रहा है। ऑनलाइन से भी आंसर दें बच्चे। कात्यानी ने बताया कि सेकंड वाले में दो जगह रेजोनेंस, 2 बार ऐसा करके कुछ बोला, और पहले वाले में 1 बार। कैसे? स्ट्रक्चर से दिखाओ ना, कहाँ हो रहा है, कहाँ हो रहा है 3 बार? बना के दिखाओ। कोई बताना चाहता है ऑनलाइन? तुम दोनों जगह एक ही आयन क्यों बना रहे हो? एनायन तो अलग अलग बनाओ। ये क्या बन रहा है देखो, ये पहला केस है आपका, ये फर्स्ट केस है ना। ये वाला पहला है O माइनस, और दूसरे वाले में दोनों सेम बन जाएंगे ना, यही तो है। अच्छा ठीक। अब यहाँ क्या रेजोनेंस की सिचुएशन बन रही है, पाई सिग्मा पाई, तो ये सिचुएशन तो यहाँ पे भी है, पाई सिग्मा पाई। और कोई खास बात? पाई सिग्मा नेगेटिव चार्ज, और यहाँ पे भी ऐसा होगा, पाई सिग्मा नेगेटिव चार्ज, और इसमें कहाँ पे होगा ये नेगेटिव चार्ज वाला, पाई सिग्मा नेगेटिव चार्ज। ठीक है, इस तरीके से रेजोनेंस है। तो सेकंड वाले केस में क्या है, ज्यादा है, तो यहाँ पे क्या होगा, मोर स्टेबिलिटी, तो क्या होगा, मोर ठीक है। अब अगर कोई डाई कार्बोक्सिलिक एसिड है और बीच में CH2 ऐड करते जाएं, जैसे ओम्स गैप्स में आपको बताया था, एक CH2 बड़ा हो तो ये एसिड का नाम है, तो वो तो नाम बताए थे आपको। जैसे जैसे CH2 का नंबर बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे क्या होता है, एसिडिक स्ट्रेंथ कम होती जाएगी, है ना। रेजोनेंस वगैरह से उसको एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन एक पॉइंट में याद रखो
कि अगर डाई कार्बोक्सिलिक एसिड में बीच में इन बिटवीन आप CH2 बढ़ाते जाओ, इन बिटवीन CH2 इंक्रीज करते जाओ नंबर, तो एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होती जाएगी? एसिडिक स्ट्रेंथ आपकी क्या होगी? डिक्रीज। ऑर्थोटोलुइक एसिड, एग्जांपल लिखो, ऑर्थोटोलुइक एसिड स्ट्रक्चर बनाना है आपको। टोलुइक एसिड कैसे बनेगा, क्या सोचते हो आप? टोलुइन बना लो और उसके ऑर्थो पोजीशन पे COH लगा दो। ऑर्थोटोलुइक एसिड बनाइए, मेटाटोलुइक एसिड बनाइए और पैराटोलुइक एसिड का स्ट्रक्चर बनाइए, TOLUIC। ऑर्थोटोलुइक एसिड, मेटाटोलुइक एसिड और पैराटोलुइक एसिड का 3 का स्ट्रक्चर बनाइए। बेंजोइक एसिड का स्ट्रक्चर बनाइए, मेटा और पैरा और फिर बेंजोइक एसिड बनाइए। और अब चेक करना है चारों में क्या चेक करना है? एसिडिक स्ट्रेंथ बनाइए। एग्जाम्पल में हमने क्या लिया है? सबसे पहले ऑर्थोटोलुइक मतलब टोलुइन बना के ऑर्थो पोजीशन पे COH डाल दीजिए। दूसरा कौन सा लिया था हमने? मेटा, तो इसमें मेटा पोजीशन पे COH डाल दीजिए। फिर कौन सा लिया था? पैरा, और लास्ट में कौन सा ले लिया? बेंजोइक ले लिया था। अब इन सब का एसिडिक ऑर्डर हमें देखना, A, B बोल दिया इसको, C, ऑर्थो मेटा। सोचो थोड़ा सा। एक ही सबसे ज्यादा, क्यों? GOC का ही तो पार्ट है, GOC में भी आता है, यहाँ पे पढ़ा है, GOC में पढ़ा चुके हैं सब आप। बी में सबसे ज्यादा एसिडिक। फिर ऑर्डर सेट करो, ऑर्डर सेट करके बताओ। ठीक है, अब सबसे कम नहीं, मेटा में सबसे ज्यादा नहीं है। एक इफेक्ट होता है जिसको बोलते हैं ऑर्थो इफेक्ट। क्या बोलते हैं इसको? ऑर्थो इफेक्ट पढ़ाया था आपको। बेंजोइक एसिड की ऑर्थो पोजीशन पे कोई भी ग्रुप लगाओ, CH3, C2H5, NO2, कोई भी ग्रुप लगाओ, और वही ग्रुप मेटा और पैरा और नॉर्मल इस तरीके से एसिड अगर हम बोले तो सबसे ज्यादा किसका होता है? ऑर्थो वाले का एसिडिक कैरेक्टर होगा। मतलब सोचना ही नहीं है, ऑर्थो वाले का सबसे ज्यादा होगा, इसी को ऑर्थो इफेक्ट कहते हैं। अब इसके बाद कंपैरिजन करेंगे बी और सी और डी। ऑर्थो को तो हमने सबसे ज्यादा दे दिया, चलो फिर पैरा को लिया आपने, फिर किसको लिया? मेटा को लिया, फिर बेंजोइक एसिड को लास्ट में ले रहे हो, ऐसा क्यों? मान्य आंसर कीजिए।
क्या बोला इन्होंने? ACDB। ए के बाद सी को रख रहे हो, क्यों? अच्छा, और कोई बताना चाहता है ऑनलाइन में? ए तो सबसे ज्यादा हो गया, फिर उसके बाद आप किसको रख रहे हो? बी को, बेंजोइक एसिड को, क्यों? अच्छा, CH3 ग्रुप बेंजीन रिंग पे अटैच है, तो CH3 कैसा ग्रुप होता है? CH3 किस तरीके का ग्रुप है? ये प्लस आई ग्रुप है, और आपको पता है प्लस आई ग्रुप क्या करता है एसिडिक स्ट्रेंथ को? अभी तो बताया था क्या करता है। प्लस आई ग्रुप क्या करेगा? डिक्रीज करेगा। तो इसका मतलब कि यहाँ पे कोई प्लस आई ग्रुप है नहीं, तो इसके और इसके कंपैरिजन में तो ये तो ज्यादा ही होगा एसिडिक स्ट्रेंथ इसका, क्योंकि ये दोनों ग्रुप कैसे हैं इस स्ट्रक्चर में, और इस स्ट्रक्चर में ये क्या करेंगे? इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ को डाउन करेंगे। तो इसका मतलब ए को तो ऑर्थो इफेक्ट की वजह से ज्यादा बोल दिया था, फिर किसका ऑर्डर आएगा? डी का। अब सोचना है हमें बी और सी के बारे में। बी की अगर बात करो तो CH3 क्या करेगा? CH3 आपका प्लस आई ग्रुप है, लेकिन अगर आप देखो तो COOH से ये कौन सी पोजीशन पे है? पैरा पोजीशन पे है। अगर इसके इंडक्टिव इफेक्ट, CH3 में केवल इंडक्टिव इफेक्ट होता है, तो इंडक्टिव इफेक्ट की बात करो, इंडक्टिव इफेक्ट ऑफ CH3 की बात करें तो यहाँ पे अगर देखो तो इस ग्रुप से डिस्टेंस ज्यादा है ना, और यहाँ पे अगर देखो तो इस ग्रुप से डिस्टेंस कम है, यहाँ पे डिस्टेंस ज्यादा है, तो डिस्टेंस डिपेंडेंट इंडक्टिव इफेक्ट होता है। जब ग्रुप दूर होता है तो इंडक्टिव इफेक्ट कम हो जाएगा, तो यानी कि यहाँ पे जो है एसिडिक स्ट्रेंथ तो डाउन होगी, लेकिन उतनी डाउन नहीं होगी जो पास में होने पे कर पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे डाउन होगी, लेकिन इतनी डाउन नहीं होगी जितनी इस केस में होगी, मेटा वाले केस में। पैरा में भी डिक्रीज होगा और मेटा में भी डिक्रीज होगा, लेकिन पैरा में उतना डिक्रीज नहीं होगा क्योंकि CH3 ग्रुप थोड़ा सा दूर है। तो ज्यादा डिक्रीज नहीं हो रहा है, मतलब उसका ऑर्डर कहाँ आएगा? पहले आएगा। तो A D, फिर क्या आ गया? C, फिर लास्ट में कौन आ गया? B। करेक्ट आंसर क्लियर है? ऑनलाइन ऑफलाइन? CH3 रेजोनेंस कैसे करेगा? CH3 में कोई ऐसी चीज है नहीं, रिंग पे नहीं, मतलब वो बात नहीं कह रही हूँ मैं, ये कह रही हूँ रेजोनेंस होगा, CO माइनस अगर है तो रेजोनेंस होगा, लेकिन अगर चार आपके एसिडिक स्ट्रेंथ या बेसिक स्ट्रेंथ को कंपेयर करना है तो फैक्टर वो देखते हैं जो फैक्टर क्या होता है? डिफरेंट होता है। तो इन सब में अगर देखो तो ये रिंग और COH सब में कॉमन है, तो क्या देखना है अपने को? डिफरेंट फैक्टर देखना है, कौन सा फैक्टर ऐसा है जो डिफर कर रहा है। तो डिफर करने वाला फैक्टर क्या था? एक में CH3 है नहीं, एक में CH3 ऑर्थो पे है, एक में मेटा पे, एक में पैरा पे। ऑर्थो को ऑर्थो इफेक्ट की वजह से फर्स्ट नंबर पे दे दिया, जिसमें CH3 है नहीं वहां पे कोई प्लस आई ग्रुप लगेगा नहीं इफेक्ट, तो वहां पे डिक्रीज होगा नहीं, तो उसको सेकंड नंबर पे दे दिया। एसिडिक स्ट्रेंथ कम करने वाला कोई ग्रुप नहीं है। मेटा और पैरा पे देखा तो मेटा और पैरा पे इंडक्टिव इफेक्ट जो कॉज कर रहा है, जो डिक्रीज करेगा, वो दूर से कर रहा है, तो इंडक्टिव इफेक्ट कम है, इसलिए पैरा को क्या कर दिया? ज्यादा पोजीशन दे दी। और फिर उसके बाद लास्ट में किसको पोजीशन मिली? मेटा को,
क्योंकि मेटा पे इंडक्टिव इफेक्ट पास होने की वजह से ज्यादा लगेगा तो ज्यादा डिक्रीज होगा, एसिडिक स्ट्रेंथ डिक्रीज हो रही है ज्यादा तो सबसे छोटी किसकी बनेगी, बी। क्लियर है बात? कंपैरिजन में डिफरेंट फैक्टर देखेंगे हमेशा कि सारे स्ट्रक्चर में डिफरेंट फैक्टर कौन सा। ठीक, आज की आपकी क्लास को करते हैं हम समाप्त, नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। बाय।